सानवी आज अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लेकर आई हूँ प्रश्न बैंक का एक बार फिर क्लास 12th में हिंदी साहित्य के क्वेश्चन आंसर। बच्चों, मैंने आपको अपने वीडियो में करवा दिए थे खंड ब के 20 क्वेश्चन तक, 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो में। 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन है खंड ब के, बड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए केवल मैं 10-10 क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। चाहे वीडियो अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, कुछ कमी लगी हो तो वो भी, और अच्छी लगी हो तो वो भी। देखिए, हम प्रारंभ करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में। दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र वर्तमान परिस्थितियों से साम्य किस प्रकार रखती है? न्याय शांति का प्रथम न्यास है, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि हैं, इस आधार पर पंत जी की कविता का काव्य सौंदर्य। 24 नंबर है, आज सफल उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर पंक्ति में पंत जी बालकों की किस विशेषताओं को बता रहे हैं? इस तरीके से आपके पास में कुल ये हैं बच्चों 30 क्वेश्चन। इसका 21 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता रही हूँ। देखिए, धीरे धीरे बोलूँगी, आप लोग लिख भी सकते हैं साथ साथ में और सुन भी सकते हैं। देखिए, दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र वर्तमान परिस्थितियों में साम्य किस प्रकार रखती है? बच्चों देखिए, पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप कोई चीज़ सुनते हैं, उसको सुन करके लिखने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट में चाहे कुछ भी हो, लिखने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जब आपको भाषा भी आएगी और आप लिखने में प्रवीण होंगे तो आपके अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए, मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। कुरुक्षेत्र काव्य में वर्तमान काल की एक समस्या, शांति व युद्ध पर सुंदर विचार व्यक्त किए गए हैं। यह सारे संसार की समस्या है। लोग छल कपट आदि कुचक्रों से अशक्तों का खूब शोषण करते हैं। वे कृत्रिम न्याय की दुहाई देते हैं और कृत्रिम शांति बनाए रखने की बात करते हैं। आज समाज के शोषक सबल वर्ग तथा शोषित निर्बल वर्ग के मध्य अशांति का कारण यही है। विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों की मनमर्जी युद्ध को बढ़ावा दे रही है। कवि दिनकर ने समत्व भाव, परस्पर विश्वास, श्रद्धा, प्रेम आदि को अपनाने पर बल दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। ये देखिए, यह पंक्ति कुरुक्षेत्र से ली गई है, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती पर शांति स्थापना की प्रथम धरोहर न्याय है, अर्थात समाज में न्याय व्यवस्था का उचित परिणाम होने से शांति स्थापित हो जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन, पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि हैं, इस आधार पर पंत जी के काव्य सौंदर्य को बताइए। कवि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। वे कोमल कल्पना के कवि हैं और अपनी सुकुमार कल्पना के बल पर प्रकृति का ऐसा अनुपम चित्रण करते हैं कि समग्र दृश्य पाठकों के समक्ष साकार हो जाता है। पंत के काव्य में प्रकृति के सभी रूप उपलब्ध हैं, परंतु उन्होंने प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण विशेष रूप से किया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, आज सफल उनका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता से ली गई हैं, जिसमें कवि अतीव व्यथित स्वर में कहता है कि आज भारत का तप संयम सफल हो रहा है, उसमें नवीन आशा का संचार हो रहा है। अब भारत माता अहिंसा रूपी प्राणदायक दूध पिला रही है, जो कि अमृत के समान है। जनता के मन के भय को दूर करने वाला और संसार के अज्ञान भ्रम को समाप्त कर नई आशा को संबल देने वाला है। यह संसार को अहिंसा रूपी आत्मबल दे रहा है। तो यह हुआ है आपके पास में 24 नंबर क्वेश्चन। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में देखिए बच्चों, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर पंक्ति में पंत जी बालकों की किन विशेषताओं को उजागर करते हैं? ये देखिए, कविता है, ये पंक्ति ली गई है धरती कितना देती है उसमें से। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित
कविता धरती कितना देती है से ली गई है। इसमें कवि ने बालक मन की कोमल भावनाओं को उजागर किया है। बालक कल्पना करने में प्रवीण होते हैं। बच्चे होते हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कल्पना करते हैं रहते हैं कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, और कल्पना में वो उस चीज को वास्तव में साकार होते हुए भी देख रहते हैं, प्रवीण होते हैं। हालांकि उनके मन में लोभ, लालच, स्वार्थ नहीं होता, परंतु फिर भी वे पैसों की अहमियत को समझते हैं। क्योंकि जब वे स्वयं छोटे थे तो जब पंत जी स्वयं छोटे थे, क्योंकि जब कवि पंत स्वयं छोटे थे तो उन्होंने भी पेड़ उगाने के बीज ना बोकर, पेड़ उगाने के बीज होते हैं वो ना बोकर पैसे बो दिए थे, और ये सोचा था कि उन पैसों का पेड़ उग जाएगा। और ये काम उन्होंने बड़ों से छिप करके भी किया था। बच्चों की प्रवृत्ति होती है कि वो अब कोई भी काम होता है वो बड़ों से छिप करके करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर बड़ों को बता दिया तो बड़े हमें मना कर देंगे। बच्चे भी जब नादानी करते हैं तो वो भी बड़ों से छिपा करके करते हैं। बालकों की यही विशेषता पंत जी ने अपनी कविता की इस पंक्ति में बताई है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पद प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। गुल्ली डंडा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देखिए, गुल्ली डंडा कहानी में कथानायक और गया दोनों बाल सखा हैं। दोनों ही बाल अवस्था में बिना किसी भेदभाव को मिलजुल कर गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे। लेकिन 20 वर्ष बाद जब कथानायक अफसर बनकर के गांव में आया, तब वह बचपन की स्मृतियों को सजीव करने के लिए गया से मिला और उसके साथ गुल्ली डंडा का खेल खेला। लेकिन गया के खेल में उसे बचपन वाली बात नजर नहीं आई, क्योंकि गया खेल तो रहा था लेकिन वह अपने बाल सखा के साथ नहीं, एक अफसर के साथ खेल रहा था। उस समय वह साइज था, वह अफसर का सम्मान करता था, इसलिए उसमें हीन भावना पनप गई थी। अतः स्पष्ट है कि पद प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंध को समाप्त कर देती है। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, देखिए, गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर, लेखक ने बतलाया कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। कारण यह है कि इस खेल के लिए अन्य खेलों की तरह जैसे विलायती खेल, क्रिकेट अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती। गुल्ली डंडे में ज़्यादा, जैसे विलायती खेलों में ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता होती है, वैसी आवश्यकता नहीं होती। गुल्ली डंडा किसी पेड़ की टहनी को तोड़कर के आसानी से बना लिया जाता है। गांव का पारंपरिक खेल है, इसलिए इस खेल को 2 व्यक्ति भी खेल सकते हैं। इसके विपरीत विलायती खेल बेहद महंगे भी होते हैं। इस खेल में अमीर है, गरीब है, छूत अछूत का कोई अंतर भी नहीं होता। इस खेल में सब समान है। सब मिलकर इतनी रुचि के साथ खेलते हैं कि कई बार तो घर वाले बच्चों को ही बुलाने आ जाते हैं, चाहे चर्मकार गया के घर वाले हों या कथानायक के पिता दरोगा के घर वाले हों। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, मिठाई वाला कहानी में लेखक ने बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को प्रस्तुत किया है, इसे स्पष्ट कीजिए। मिठाई वाला कहानी में मिठाई बेचने वाला छोटे छोटे बालकों की आदतों एवं चेष्टाओं को अच्छी तरह जानता था। वह बच्चों को आकृष्ट करने की कला में प्रवीण था। इस कारण वह अति मधुर मादक स्वर में अति मधुर मादक स्वर में गाकर अपने सौदे के संबंध में कहता था। इससे बच्चे अपना सारा काम छोड़ करके उसके पास आ जाते थे। बहुत मीठी आवाज में वो बच्चों को बुलाता था, मतलब जब मिठाई बेचता था तो बहुत मीठी आवाज में बच्चों के लिए आवाजें देता था, जिससे कि बच्चे अपना सारा काम धंधा छोड़ करके, जो भी खेल खाल होता है उसको छोड़ करके आ जाते थे उससे मिठाई खरीदने के लिए। मिठाई वाला जब मुरली वाला बनकर आया था, तब बाल सुलभ हट के कारण किसी ने नारंगी रंग की मुरली देने का आग्रह किया तो किसी ने अन्य रंग की। किसी बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो अपनी माँ से पैसे लेने उसी क्षण गया था। इस तरह बालकों के मन की विविध भंगिमाओं को इस कहानी में चित्रित किया गया है। अतः यह कथन उचित है कि मिठाई वाला कहानी में बाल मनोविज्ञान के विविध कोणों को स्पष्ट करते हुए उनके मनोभावों का मनोरम प्रकाशन किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल की तुलना किससे की है? तो इसका उत्तर बोल रही हूँ, लेखक ने शिरीष की तुलना एक विलक्षण अवधूत से की है। जैसे अवधूत गर्मी, सर्दी, सुख दुख सब सहता हुआ निश्चिंत रहता है, उसी प्रकार शिरीष का वृक्ष भी भयंकर गर्मी के समय न जाने कहाँ से जीवन का रस ग्रहण करता है। यह वृक्ष वायुमंडल से रस ग्रहण करके जीवित रह सकता है, तभी तो गर्मी में भी कोमल पुष्प धारण कर लेता है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके पास में इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं उदार है, स्पष्ट कीजिए। द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं उदार है।
उनका मानना है कि साहित्य मानव सापेक्ष है। मनुष्य की क्षुद्रता और संकीर्णता से मनुष्य को क्षुद्रता और संकीर्णता से उबरकर सात्विक व्यापक भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करना साहित्य का लक्ष्य है। द्विवेदी जी का कहना है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वागजाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता पर मुखापेक्षित से बचा ना सके, जो उनकी आत्मा को तपोदीप्त ना बना सके, जो हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। इस तरह से स्पष्ट है कि द्विवेदी जी का साहित्य संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। तो बच्चों, ये आज हुआ है हमारे पास में हिंदी साहित्य में क्वेश्चन बैंक में खंड ब के क्वेश्चन आंसर हैं 21 से लेकर के 30। परीक्षा तक मैं आप लोगों को समय समय पर सभी जो विषय है, सभी विषय तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक तो चित्रकला है, एक हिस्ट्री है, एक हिंदी साहित्य, हिंदी अनिवार्य से संबंधित मैं अपने वीडियो डालती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिलियों के साथ में, जो भी आपके जानकार हैं, जो 12th में हैं, उन लोगों के साथ में, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ, हमारी कुछ सहयोग हो रहा है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।